प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों, ऐसा है कि आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अव्ययभाव समास। चूँकि अव्ययभाव समास हम पढ़ा रहे थे तो वही अव्ययभाव समास जो है पढ़ाया जाएगा। तो अव्ययभाव समास में ये होगा कि अव्ययभाव समास में हम सूत्र पहले लिख चुके हैं। लगभग 70 सूत्र जो है अव्ययभाव समास के हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अव्ययभाव समास हम शुरू से एक बार बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है उसी से हम अब पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक बार हम सूत्र लिख दिए हैं तो अव्ययभाव समास का एक सूत्र है अव्ययभावश्च। अव्ययभावश्च सूत्र क्या करता है? ये नपुंसक लिंग में कर देता है। भाई दो पद है, जैसे मान लीजिए अव्ययभाव समास में जो समास होता है, जैसे उप मान लीजिए है उपगंगम, उप प्लस गंगा ये है। तो यहाँ पे पहला पद क्या है? अव्यय है, ये अव्यय हो गया। दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। अब जब उपगंगम बनेगा तो ये पूरा पद क्या हो गया? ये आपका अव्यय हो गया और अव्यय के रूप नहीं चलता है। ये चीज़ है, हम केवल उदाहरण के माध्यम समझा देंगे, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। अव्ययभाव समास में क्या है कि इसमें दो पद होते हैं। पहला पद क्या होता है? जैसे ये पहला पद है, ये आपका अव्यय होगा और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा। तो इसमें अब क्या कर दिए कि अब जब दोनों पद भाई जब दोनों पद एक बनेगा, समिष्ट होगा, कहने मतलब जब दो पदों के समूह को जब एक पद बनाया जाता है तो ये वही समास होता है, समसम समास है। तो अब यहाँ दो पद है, पूर्व पद अव्यय है और दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। तो जो दूसरा पद है, जो पहला पद है अव्यय है, जो उसके साथ जब जुट जाएगा वो भी अव्यय हो जाएगा। अब कहने मतलब ये है, उपगंगम जो है ये आपका पूरा पद क्या हो गया? ये अव्यय हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये अव्यय था, यहाँ गंगा जो है संज्ञा है। अब मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि गंगा का गंग कैसे हो गया? एक सूत्र है ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकांतस्य, माने आ का लघु कर देगा। वो जो दीर्घ है, ये सूत्र जो है आपका लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकांतस्य, ये आपका हो गया। ये आपका सूत्र है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकांतस्य। इस सूत्र से ये गंगा है, गंगा, तो गंगा जो पद है ये क्या? गंगा पद है ना, इसको गंग कर देगा। अब फिर गंग के बाद सु जब लगेगा, उप प्लस गंगा में उपगंग हो गया। अब यहाँ पे जब ये उपगंग हो गया आपका, ये हो गया। अब उपगंग में सु लगेगा, जब सु लगेगा तो अब इसमें जो है फिर टच लगेगा। भाई एक सूत्र है ना, कृत तद्धित समासश्च, कृदंत हो तद्धित हो, इसमें जो है चूंकि गंग जो है तद्धित का है तो इसमें टच लगेगा। अब उपगंग में जब टच लगेगा सु के बाद तो टच लग करके उपगंगम बन जाएगा। अब जैसे अध्यात्मम है, अनंत है ना, तो फिर उसका अध्यात्मम बन जाता है।
इस तरह से भाई। उप प्लस गंगा हो गया उपगंग, गंग में सुग उ, एक मिनट पहले हम इसको पढ़ दे रहे हैं। अव्ययभाव शब्द का यौगिक अर्थ जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना, यह अर्थ ही इस समास की एक प्रकार से कुंजी है। अव्ययभाव समास में प्राय दो पद रहते हैं, उनमें प्रथम प्राय अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा, जो हम बता चुके हैं। दोनों मिलकर अव्यय हो जाता है, यह हम बताए। जब दोनों मिलेगा तब अव्यय हो जाएगा। किसी अव्ययभाव शब्द के रूप नहीं चलते, ये भी हम बता चुके हैं कि अव्ययभाव समास के रूप नहीं चलते हैं। अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग के एक वचन जैसा रूप हो जाता है, ये चीज़ है। जब सूत्र लगेगा अव्ययभावश्च से जो है ये भाई ऐसा है, जैसे मान लीजिए अब इसमें जो गंगा पद है ये पुल्लिंग वाला है। हाँ, अब ये गंगा पुल्लिंग वाला है, मान लीजिए स्त्रीलिंग वाला हरि वाला आ गया, जैसे यथा प्लस शक्ति आ गया, तो ये इकारांत है, स्त्रीलिंग वाला है, ये पुल्लिंग वाला है। तो जब इसके साथ जुड़ेगा तो हम आपको बता ही चुके हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक सूत्र नहीं है, अनंत जो हो, तो इसको हम बाद में बताएंगे। तो उसमें क्या होता है, अनश्च तो नित्य होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, सूत्र है अनश्च। और जो नपुंसक लिंग है उसमें वैकल्पिक है, सूत्र है नपुंसकादंतर श्याम। थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पे। तो अब यहाँ हम बताए आपको, फिर इसको जो लघु करने वाला सूत्र है, जैसे उपनु, उप प्लस नु, नावह समीपे, तो यहाँ पे उप प्लस नव, तो यहाँ पे उपनु हो जाएगा, छोटा वो हो जाएगा। उपधन नदी, तो ये उपनदी हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे उप प्लस गंगा उपगंग बन गया। जब उपगंग में फिर आप टच लगाएंगे, सु लगाएंगे, तब जाके उपगंगम बनेगा। तो उप प्लस गंगा, गंगा या समीप उपगंग, और इसको नपुंसक लिंग एक वचन में नित रहता है, इसलिए उपगंगम बन गया। तो ये हो गया। यथा कामम, कामम मनत क्रम में, इति यथा कामम इच्छानुसार, दो शब्द आए हैं यथा और काम। तो काम आपका जो है नपुंसक लिंग वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अब इसका रूप नहीं चलेगा यथा कामम का। तो ये हो गया आपका।
अब जैसे जो सूत्र लघु कर दे रहे हैं, मतलब एक जो उदाहरण है ऐसे, जैसे उपनदी, उप प्लस नदी, उप प्लस नदी। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये उपनदी, उपनदी। अब इसका जो सूत्र है, एक सूत्र है ना, हर्षो नपुंसक प्रातिपदिकांत से, तब ये इसको उपनदी था, ये था उपनदी ए, लेकिन इसको ह्रस्व कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका उपनदी नहीं सही होगा, ये उपनदी हो जाएगा। उप प्लस बधू, ये आपका उपबधु हो जाएगा, इस तरह से ह्रस्व कर देगा ये। उप प्लस नौ, नावा समीपे, उपनु। फिर आगे है अन से अंत होने वाली संज्ञाओं में समासांत टच प्रत्यय। यहाँ अन जो रहेगा, अन से अंत होने वाला जो रहेगा, उसमें अंत में टच प्रत्यय जुड़ जाता है, और स्त्रीलिंग में नित्य है और नपुंसक लिंग में विकल्प से जुड़ने में अन का लोप और टच का अ जुड़ जाता है। जैसे उप प्लस राजन, अगर आपको अनंत हो तो उसमें टच जुड़ जाएगा, ये कह रहे हैं उप प्लस राजन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हो जाएगा उप प्लस राज प्लस टच, क्योंकि अनंत जो अन के स्थान में टच आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उप प्लस राज, चूंकि टच का जो है च का चुटू से, च का हलंत्यम से और ट का चुटू से लुप्त हो जाएगा, तो टच का अशेष बच जाता है। बाबूराम सक्सेना लिखे नहीं है, आकार, आकार मतलब टच का अ बचता है केवल। तो यहाँ पे जब टच का अ बचेगा, उप प्लस राज प्लस अ, ये ई वाला है। अब यहाँ पे इस तरफ लिख सकते हैं, ये ई वाला है। अब जब ये अ जुड़ेगा तो अब ये इस तरह से बन जाएगा, उप प्लस राज प्लस सु लगाएंगे जब, तब जा करके आपका उपराजम बनेगा। नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है, फिर अभी नपुंसक लिंग में जब हो जाएगा तो उपराजम हो जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। तब तक आप लोग हमारे चैनल जेपी संस्कृत क्लासेज, जेपी सर संस्कृत क्लासेज बने रहिए। जय प्रसाद दुबे संस्कृत चैनल फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, सादर नमन आपका। नमः संस्कृताय, जय संस्कृतम। कुछ बातें ऐसी हैं मेरे प्यारे साथियों जो कि बताई जाएंगी और अच्छे से, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और एक बार नहीं, हम तो कह रहे हैं काफ़ी समय लगेगा, धीरे धीरे समझने में, समझाने में फ़र्क है। आप पढ़ करके किसी को पढ़ा दीजिए, समझ करके किसी को समझा दीजिए, तब वो सही माना जाएगा। इसलिए जो है पढ़ने में जैसे नहीं है, पढ़ता है पढ़वाता है, खाता है खवाता है, जाता है, वही चीज़ है। क्या नहीं था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का अणिकर्ता सणु। गत्यर्थक हो, बुद्ध्यर्थक हो, प्रत्यवसानार्थक हो और अकर्मक हो, उसमें अड़ंतावस्था का कर्ता अड़ंतावस्था में कर्म हो जाता है, कर्ता कर्म हो जाता है।
अब शर्त बताए 4-5 ठो कि धातु ऐसी होनी चाहिए, गत्यार्थक, बोध्यार्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्दकर्मक और अकर्मक धातु। तब जो है अड़ंतावस्था का कर्ता अड़ंतावस्था में कर्म बन जाएगा। जैसे वही बताए नहीं थे कि बालक, माता जो है बालक को पढ़वाती है, तो हम माता क्या है, अड़ंतावस्था का कर्ता है। अड़ंतावस्था में बालक क्या है, अपने से पढ़ रहा है, बाल का पठत, तो ये करता है यहाँ पे। लेकिन जब आ जाएगा माता जो है बालक को पढ़वाती है, तो माता यहाँ पे, या पिता मान लीजिए, कह दीजिए, माता पिता एक ही हैं, द्वंद्व समास, एक से द्वंद्व, तो एक चीज़ है, पिता मान लीजिए कह दीजिए, तो पिता जो है हो जाएगा वहाँ पे कर्ता। पिता जो है बालकम पाठयति, पुस्तकम पाठयति, माता बालकम पुस्तकम पाठयति, ये चीज़ हो गया। तो इस तरह से अब इसको और क्लियर करना है, तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह से वीडियो, इस तरह से आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।